IBR हीरोज के मजेदार संस्करण में आज आप मिलेंगे IBR रिकॉर्ड होल्डर और हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित पश्चिम बंगाल के युवा तबला वादक सुमन सरकार से। वहीं आप देखेंगे कैसे केरल की जय श्री वेणुगोपाल ने डिजिटल कला के माध्यम से नैतिक मूल्यों को वैश्विक मंच दिया। मुंबई के सुनील ने अंडे के छिलकों से शिल्प कला को नई पहचान दी और बिहार के रूपेश कुमार ने रेत को कला में बदलकर कीर्तिमान रच दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सुमन सरकार, कला एवं संस्कृति, उम्र 16 साल, नदिया, पश्चिम बंगाल। आप एक बेमिसाल तबला वादक हैं जिन्हें 13 साल का प्रशिक्षण हासिल है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको 43 प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए, 22 बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नादिया पश्चिम बंगाल के एक छोटे से शहर से निकलकर देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले एक होनहार बाल कलाकार सुमन सरकार, जिनका जन्म 18 सितंबर 2008 को हुआ। कम उम्र में ही उन्होंने तबला वादन में असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। सिर्फ 15 साल की उम्र में सुमन ने तबले को लगातार 2 घंटे 44 मिनट 17 सेकंड तक बजाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम रजिस्टर कराया। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर सुमन ने 43 सर्टिफिकेट्स हासिल किए, जिनमें से 22 बार फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की। इस उपलब्धि के लिए उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दोनों में ही सम्मानित किया गया। कम उम्र में इतनी बड़ी पहचान बहुत कम बच्चों को मिलती है। सुमन सरकार ने नेशनल कला उत्सव जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन सुमन की पहचान सिर्फ एक कलाकार के रूप में ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील इंसान के रूप में भी है। उन्होंने अपनी पुरस्कार राशि से गरीब बच्चों के लिए तबले खरीदे और उन्हें निःशुल्क संगीत शिक्षा दी। उनकी इसी प्रतिभा, अनुशासन और समाज सेवा को देखते हुए भारत सरकार ने सुमन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। यह पुरस्कार देश के उन बच्चों को दिया जाता है जो अपनी प्रतिभा से भारत का भविष्य उज्जवल बनाते हैं। चलिए अब आपको मिलवाते हैं खुद सुमन सरकार से और उनके अब तक के खास सफर पर डालते हैं नजर। जब आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? आपका रिस्पॉन्स कैसा था? रिएक्शन कैसा था? शाम को जब वहां से फोन आया तो मेरे पापा को उन्होंने फोन किया। तो जब पहले खबर मिला मुझे तो हम तीनों खुशी से रो पड़े थे और हम बहुत खुश थे। मेरा पापा, मेरा मम्मा बहुत खुश था और हम जल्दी से भगवान के पास गए और आशीर्वाद लिया उनसे। जी, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत का सर्वोच्च बाल पुरस्कार है। आपके लिए कितना महत्व रखता है ये? देखिए, बहुत अच्छा, मतलब बहुत महत्व रखता है मेरे जीवन में। ये मुझे बहुत इंस्पायर करा मेरे लाइफ में। जो ये पुरस्कार मिला मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरे पास ये बहुत महत्व है इस पुरस्कार के लिए। ठीक है, आप प्रधानमंत्री जी से मिले, राष्ट्रपति जी से मिले, तो आपको कैसा लगा उनसे मिलकर? प्रधानमंत्री जी मतलब बच्चों के एकदम पास बैठ के बात करते हैं, मतलब बहुत फ्रेंडली बात करते हैं। अपने बगल में बुला के उन्होंने मेरे साथ बात की। 5 मिनट था बात करने का, सभी को एक 5 मिनट करके बात करना होता है। तो प्रधानमंत्री जी से बहुत अच्छा बात हुआ। राष्ट्रपति जी भी कॉन्ग्रेचुलेशन जाना है मुझे। तो बहुत अच्छा है, दोनों ही बहुत अच्छा है। ठीक है, सुमन, आपको क्या लगता है कि आपकी संगीत के सफर में ऐसा कौन सा क्षण था जिसने आपको ये बाल पुरस्कार दिलवाया? मेरे संगीत के लाइफ में मेरा पापा है। तो पापा ये पुरस्कार के लिए बहुत मेहनत किया। उन्होंने रात दिन जाग के बहुत मेहनत करा। ये जो मेरा गुरुजी भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छा शिक्षा दी। अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने के बाद आपकी भविष्य में क्या योजनाएं हैं? फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? मेरे फ्यूचर प्लान यही है कि मैं अभी 12th क्लास में हूँ। 12 मतलब एचएस एग्जाम है। एचएस एग्जाम के बाद मैं म्यूजिक लेकर रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी में वहाँ पे एडमिशन लूंगा और वहाँ से मैं तबला को लेकर बहुत आगे जाना चाहता हूँ। शास्त्रीय संगीत को मास्टर डिग्री मतलब पीएचडी मास्टर डिग्री करना है तबला पे।
और तबले पे रिसर्च करना है। भविष्य में तबला को और भी ऊपर ले जाने की कोशिश करूंगा। सुमन, आपके जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपने जो रिकॉर्ड बनाए हैं, उन रिकॉर्ड्स का क्या योगदान रहा है बाल पुरस्कार मिलने में? हमने शो करवाया, हमने ये भी वहाँ पे शो किया था। तो वह जो राष्ट्रीय पुरस्कार में जो स्क्रीन पीछे लगता है ना, तो वह भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वह भी शो किया। उन्होंने बोला कि ये सुमन सरकार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड किया है। तो ये बहुत अच्छा, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने बहुत अच्छा किया। ये मुझे रिकॉर्ड देकर आप लोगों को बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। तो ये मुझे बहुत हेल्प किया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, अंत में सुमन आपसे ये जानना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से मेरा रिकॉर्ड था वो जो लॉन्गेस्ट तबला प्लेइंग का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, फिर बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्सपीरियंस अच्छा था। मैं शाम को रिकॉर्डिंग के सामने बैठा और तबला बजाते गया। लॉन्गेस्ट 2 hours एंड आई थिंक 44 minutes मैंने बजाया था। तो वो जो खत्म होने के बाद मुझे जब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिला तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सुमन की उपलब्धि उनके कठिन अभ्यास, धैर्य और संगीत के प्रति समर्पण का प्रमाण है। उनकी कहानी ये सिखाती है कि अगर सपने बड़े हो और मेहनत सच्ची हो तो उम्र कभी भी रास्ते की बाधा नहीं बनती। तबले की हर थाप के साथ सुमन आज भारत की सांस्कृतिक विरासत को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। सुमन सरकार प्रतिभा, साधना और सेवा का नाम। Where imagination meets the screen, art no longer waits for walls, and walls no longer limit art. Bridging the physical gallery space with a global digital platform, the exhibition redefines how art is created, experienced, and shared. Today, we bring before you Jayashree Venugopal, born on December 10, 1960 of Kochi, Kerala, who has been conducting online and gallery digital paintings exhibitions for more than 16 years. From 2001 to 2016, Jayashree has held exhibitions based on ethical lines from proverbs, wise sayings, holy books, adding a few of her own also, and exhibited 16 of these paintings of 2001 to 2016 in a single long canvas at Press Club Gallery at Nakuram, Kerala. Each digital painting has been a fusion of technology and emotion, crafted with precision, layered with meaning, and alive with contemporary narratives. Stepping into a world where creativity is downloaded, displayed, and deeply felt, Jayashree's exhibitions are not just an exhibition, they are a conversation between artist and algorithm, canvas and code, viewer and vision. Now let's connect with Jayashree A. Venugopal to know more about her journey. Please tell us what is digital art and how do you do it? It is a revolution of a traditional painting through computer technologies. Computer or digital medium is used to draw pictures and then it is printed. Okay. So is there something special you had to learn, some special training you had to learn to do it? I have passed a computer application course with the distinction long before entering into the field of digital painting exhibition in 2001. But now children use sketchbook and all just like canvas to paint their ideas. It is easy for them, new generation. Okay. Our audience would be very much interested in knowing that why use some ethical lines, some words of wisdom, from holy books, etc. to these digital paintings. These make them more special, you know. Yes, madam. I'm trying to spread ethical lines through my digital paintings from 2001 onwards. I have used every possible ideas like holy books, poems, proverbs, wise sayings, etc. for spreading positive ideas in the mind of all viewers. Later, from 2011 onwards, I am using my own words and riddles as ethical lines for my digital paintings. Okay. Now, ma'am, what was the biggest challenge
that you faced during pursuing this wonderful achievement, this record? Yeah, the greatest challenge was bringing my official and family responsibilities and passion in one line. Since it was in new area, some minor difficulties in explaining the record items were also there. But I sincerely thank all of them for recognizing my silent work and bringing me to the limelight. Ma'am, please share your experience when you were selected to go to Vietnam, and how was your overall experience over there? Yeah. That moment was the most memorable one. I will cherish that blessed moment of motivation and thank all concerned for the great experience in Vietnam, representing our beloved nation. Grand Record made me actually more responsible and humble person. It is really an encouragement for doing my best in digital painting field. Hope I can go miles and miles in my journey towards perfection with the support of all noble hearts. How did you feel when your first exhibition fetched you so much recognition, and what was the feeling at that time? And now when you have held so many exhibitions, what's the feeling now? What's the difference? The difference actually all is God's grace, madam. And recognizing humble work by India and the Asia Book of Records, World Kings, all that, I think it is God's grace. From surreal dreamscapes to bold abstractions and reimagined realities, these works challenge the boundaries between traditional artistry and digital innovation. Displayed both online and in gallery, Jayashree's exhibitions invite viewers to engage on their own terms, up close in a curated space or across screens without borders. The digital format allows art to travel instantly, speak universally, and evolve continuously, while the gallery experience preserves the intimacy of presence and scale. We at India Book of Records appreciate your effort, Jayashree Venugopal. Looking forward to more such records. From the outside, an eggshell appears fragile, thin, delicate, and can be easily broken. But in the hands of a master, even fragility can become strength. This is the story of Mr. Sunil Chatim. Born and raised in Goa, Sunil's early life was shaped by creativity, patience, and a deep respect for detail. He completed his graduation in Goa, where his passion for art and visual storytelling quietly took root. Yet his dreams extended beyond familiar shows. Yes, with a vision to work at the highest level of visual effects, Sunil moved to Mumbai to study visual effects. What followed was years of discipline, learning, and artistic growth, eventually leading him to work with Double Negative, one of the world's most respected visual effects studios, where he now serves as an effects supervisor, working on numerous Bollywood and Hollywood projects. His creativity was never limited to the digital world. Beyond screens and simulations, Sunil found expression in something far more fragile: eggshell carving. Using only a rotary tool and a carving knife, he undertook a challenge that demanded absolute precision. Every moment mattered, every breath counted. One wrong touch could shatter hours of work. And yet, from eggshells, he carved something extraordinary. A lotus flower, crafted from 25 individual petals, each petal meticulously separated, shaped, curved, and carved. Each petal carried an intricate carved pattern echoing symmetry, patience, and mastery. The lotus, a symbol of resilience and purity, was rising from what was once a simple eggshell. Let's connect with the master craftsman Sunil himself to know more about this wonderful achievement. Eggshells are extremely fragile,
Can you explain the process you followed to carve each petal without breaking it? The process. I would say that the biggest process to create these petals is, I think, very important is patience. Because without patience and making sure that you take your own time in getting it done rather than hurrying it up, because if you do so, once it is broken, there's no turning back to it. Okay, what tools are used to make this eggshell? Right now, I use two main types of tools. One is a rotary tool, and I also use a carving knife. Most of my carvings, I use the rotary tool to get the intricate to get the designs and everything, and I use the carving knife to get the very fine details and the sharpness features that is required to get the best finesse possible. Okay, what was the most challenging part during this project, and how did you overcome it? The most challenging part, assembling it. Assembling all these petals, because I had not only the petals, I had even the stamen in the center and all those the other parts of the lotus, which was required for me to assemble everything together and take my time in getting it done, because each petal after carving is very fragile, and making sure I put that all together was the most difficult part for me. Okay, did you experience any failure or did any shell broke? How did you overcome that? During the entire process, I did not face any breaking of any petals or anything of that sort while carving it. But at the time of assembly, I did face one breakage happening. But thankfully, I had created extra petals, so which would be able to help me achieve my result. Now, Mr. Sunil, what's next for you? Like, what are your future plans? I've just started on a new project, also, which should take me approximately a year to complete. But yes, it is something much more larger than what I am right now working on. Okay, is that related to eggshells? Yes, it is related to eggshells. Oh, now you are planning it on a broader perspective. Yes. What else you do? What else do you like to do? As an FX supervisor right now, I work on movies, and so I'm good. I'm very interested in obviously movies, and I do multiple sculptures also, wood sculptures, and that is part of my art background. That's really great to know. Well, Sunil's record is about discipline learned through visual effects, precision refined through years of technical artistry, and perseverance strengthened through challenges. Whether carving shells or the demanding physical feats like the Devil's Circuit course, which Sunil has also successfully completed now. From Goa to Mumbai, from digital effects to fragile shells, and from imagination to record-breaking reality, Sunil Chatim's journey reminds us that art doesn't always need grand materials. Sometimes the most powerful creations emerge from the most delicate foundations. Because true mastery is about transforming it. रेत जो कि पल भर में बिखर जाती है, लेकिन कुछ हाथ ऐसे भी होते हैं जो रेत को पहचान दे देते हैं। बिहार के पटना से आने वाले रुपेश कुमार, जिनका जन्म 11 फरवरी 1995 को हुआ, वो आज एक अलग पहचान बना चुके हैं। बचपन से ही रुपेश का कुछ अलग करने का सपना था। साधन कम थे, लेकिन हौसले बड़े थे। रुपेश ने रेत को अपना कैनवस बनाया और अपने हुनर से उसे कला में बदल दिया। समुद्र के किनारे, नदियों के तट पर और कई अलग अलग जगहों पर रुपेश ने रेत से अद्भुत आकृतियां और चेहरे बनाए। कड़ी मेहनत, लगन और सच्चे जुनून के साथ रुपेश कुमार ने 120 से अधिक सैंड आर्ट स्कल्पचर्स बनाए। उनकी उंगलियों से निकली कला सिर्फ रेत नहीं थी, वो एक संदेश थी, एक भावना थी।
कभी देश के महापुरुष के चेहरे, कभी सामाजिक संदेश, तो कभी आम लोगों की भावनाएं उनकी कला में दिखाई दी। ये सभी कलाकृतियां अलग अलग जगहों पर और अलग अलग विषयों पर आधारित थी। ये उपलब्धि सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि हर उस युवा के लिए प्रेरणा थी जो सीमित साधनों में बड़ा सपना देखता है। तो चलिए अब आपको रूबरू कराते हैं खुद रुपेश कुमार से और उनकी उपलब्धि के पीछे की कहानी जानते हैं। इतना सुंदर आपने एक हमारे साथ रिकॉर्ड बनाया है, 120 सैंड आर्ट स्कल्पचर्स। ये कोई बहुत छोटा नंबर नहीं है, इट्स अ वेरी नाइस नंबर। इस नंबर को गेन करने में आपको कितना समय लगा? समय तो मैम लग गया है बहुत। कहेंगे मैम इसको इकट्ठा करने के लिए काफी मैम परेशानी होना पड़ा था। मुझे पेपर में भी काफी सारा पेपर पूछे, आइडिया नहीं था उस समय, क्योंकि एक समझ सकते हैं मैम, एक मिडिल परिवार के बच्चे के पास अगर कुछ आता भी है तो उसको आइडिया नहीं होता है, और जब आइडिया नहीं होता तो सारे सोना चांदी, एक जस्ट लाइक एक मूर्ख के पास सोना चला गया। तो वही चीज मेरे पास था। मैं अब तक मैं कई सारे चीज को तो इकट्ठा नहीं कर पाया, लेकिन इसको इकट्ठा करने में मैम 2 से 4 दिन लगा कि सारे डॉक्यूमेंट को मैंने इकट्ठा किया, और काफी मुझे हिम्मत मिला कि आज पहली बार मुझे इंडिया बुक्स में जाएगा मेरा नाम, और मेरे माँ पिताजी का काफी नाम ऊंचा होगा गर्व से। और मुझे भी लगेगा कि जो मेरी मेहनत है, क्योंकि मैं बहुत ही कम पैसों पे मैंने काम करता हूँ, और पैसा नहीं भी मिलता तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ, और इसलिए मैं लगा हुआ रहता हूँ। मैंने मैम बीपीएससी का तैयारी भी किया था, पर मैम फेल हो गया, वो फाइन आर्ट का टीचर का। पर अफसोस नहीं है, मुझे यही लगता है कि मेरे साथ ईश्वर है, और ईश्वर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही सोचे होंगे। रुपेश जी, जैसे कि आपने हमें बताया कि आपको बहुत शौक है अलग अलग तटों पे जाने का, समुद्र के तटों के किनारे जाकर के आप इन आकृतियों को बनाते हैं, तो कभी ऐसा कुछ हुआ कि आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा हो, या कुछ ऐसा लगा हो कि रिकॉर्ड बनाते टाइम आपको कुछ ऐसे चीजें फेस करनी पड़ी हो जिनको आपको लग रहा होगा कि नहीं, शायद पता नहीं रिकॉर्ड बनेगा या नहीं बनेगा? जी मैम, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है मेरे लिए, एक तरह से बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है, बहुत बड़ी उपलब्धियां भी है, और जस्ट लाइक धोखा कहते हैं ना, एक इंसान दूसरे इंसान को धोखा देते हैं, उसी तरह से हमारे जो बालू या कण है, ये कण भी है ना मैम, ये भी धोखा देता है। अगर ये उड़ भी रहा है ना तो देखिए बहुत स्पीडली उड़ जा रहा है, तो मैम ये भी बहुत ज्यादा धोखा देते हैं। जस्ट लाइक हम कुछ भी और खड़ा करते हैं, टीला खड़ा करते हैं, थोड़ी सी अगर धूप लग गई अधिक, उसमें भी भर भर सूख गया। कभी हाथ अगर थोड़ा सा प्रेस, अगर मैम ज्यादा थोड़ा दब गया, पुश हो गया ना, उसमें भी टूट गए। कभी कभी लगता है क्या करूं, छोड़ दो, फिर भी लगता है कि नहीं, हमें कुछ करना है। क्योंकि मुझे यही लगता है कि जहां मैं बालू को देखता हूँ ना, तो बालू को मैं जस्ट लाइक एक किताब बना लेता हूँ, और हाथ को मैं पेन, और इसी से मैं ड्रॉ करता हूँ। और बालू पे काम करना बहुत ही कठिन है। मुझे ऐसा लगता है कि बालू पे काम करना में बहुत ही कठिन है, क्योंकि छोटी सी गलती होती है और चकनाचूर हो जाता है, जस्ट लाइक एक बच्चों का सपना। और मैं भी जब भी काम करता हूँ मैम, तो ये कला को एक बच्चा मानता हूँ, और मैं खुद एक माँ पिताजी बन जाता हूँ। तब लगता है कि नहीं, इसको मुझे करना है। रुपेश जी, जैसे आप जब समुद्र के किनारे इन आकृतियों को बनाते हैं, तो कई बार मौसम बहुत खराब होता है, एकदम से वाटर फ्लो एकदम ज्यादा हो जाए या हवा ज्यादा तेज चल जाए, तो ऐसी कंडीशंस में तो आकृतियां खराब हो जाती होंगी। ओह मैम, बहुत बड़ी बात बोले, अभी याद आ गया फिर से। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कई बार मैं आपके कोची में गया था, इंटरनेशनल वो फिनाले में गया था, तो अचानक वहाँ बारिश होने लगी। अब मैं क्या बोलूं कि बालू को मैंने देखा, अब इसको बचाना था, मैं अपने शर्ट को खोला और शर्ट से ऊपर ठक दिया, पानी क्या कर लगी। फिर भी मैंने देखा कि पानी फटाक से रुक गई। मैं गंगा घाट पे ज्यादातर काम करता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं गांधी जी का एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट बना रहा था, बहुत बड़ा। अचानक बारिश आ गई, अब क्या करें। फिर भी भगवान से दुआ किया, हे भगवान अब क्या करो, मेरा मेहनत है, सुबह से मैं आया, ठंड का मौसम, 26 तारीख था, 26 जनवरी था, तो क्या होगा। तो भगवान भी कभी कभी ना आशाएं सुन लेते हैं। मैंने देखा पानी भी रुक गया। तो मैम चुनौतियां तो बहुत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आस्था और विश्वास होता है मैम। रेत की ये कला भले ही हवा और पानी से मिट जाती हो, लेकिन रुपेश की मेहनत और पहचान हमेशा अमर रहेगी। खास बात ये भी है कि कई बार उनकी कलाओं को मीडिया में भी कवर किया गया और कई बड़े अखबारों ने उनकी तारीफें की। रुपेश सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि हजारों युवाओं के लिए एक उम्मीद है। रेत पर लिखा गया उनका नाम समय के साथ नहीं मिटेगा, क्योंकि ये नाम मेहनत और सपनों से लिखा गया है।
अगले हफ्ते इसी समय दोबारा आपसे एक दिलचस्प मुलाकात होगी कुछ नए कीर्तिमान बनाने वालों के साथ, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के एक नए हीरोज एडिशन में।